गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट में नेशनल हाउसिंग बैंक हुआ था। चलिए, कल जो पढ़ा था आपने, कुछ बैंक्स के रेट पढ़े थे हमने। आरबीआई भारत में महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी अपनाता है उसको क्या कहते हैं हम? मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति में वैसे बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, पर हमने 5 मुख्य प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? सबसे पहला तो एक टूल था रेपो रेट, सेकंड टूल था रिवर्स रेपो रेट, नेक्स्ट क्या था? बैंक रेट, नेक्स्ट CRR कैश रिजर्व रेशो, और लास्ट में SLR। चलिए, आप में से जो भी एक एक करके जो बताना चाहते हैं अपने हिसाब से बता सकते हैं। क्या बताना चाहोगे आप? कल क्लास में थे, पांचों में से कोई भी एक ऑप्शन जो आपको याद आ रहा हो। रेपो रेट क्या होता है? कुछ तो समझे होगे ना आप, कल क्लास में बैठे थे। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, क्यों रेपो रेट रखा जाता होगा? अच्छा, रेपो रेट कौन जारी करता है? श्योर हैं? केंद्र सरकार जारी करती है कि राज्य सरकार? केंद्र सरकार, ठीक। अच्छा, रेपो रेट कौन कौन से बैंक्स पे लगता है? सरकारी बैंक पे, प्राइवेट बैंक पे, या सभी बैंक पे लगता होगा? आराम से सोच समझ के, कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे। रेपो रेट क्या होता है? हाँ, ठीक है, कोई भी वाणिज्यिक बैंक, हमारे केस में एग्जांपल SBI लिया था हमने। SBI की RBI से ऋण लेगा, RBI लोन देगा, SBI, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक रेट की बात हो रही है ना, एक दर की बात हो रही है, रेपो रेट। तो ये दर क्या चीज़ है? रेपो रेट मतलब रेपो दर क्या होगा? ठीक है, लोन पैसा लिया RBI ने, RBI से बैंकों ने पैसा ले लिया, ठीक है। पैसा वापस भी करना पड़ेगा बैंकों को, बैंक जो है RBI को पैसा वापस भी करेंगे। हाँ, जो इंटरेस्ट रेट पे करेगा बैंक RBI को, वही क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है, ठीक। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? हाँ हाँ, ठीक है। वही है रिवर्स रेपो रेट, ठीक। कल नहीं आए थे, बचे 3, इनमें से कुछ जो आपको याद आ रहा हो। तीनों में से कोई भी? पीछे
पास करते जाओ क्वेश्चन, तीनों में से कुछ भी। नेक्स्ट नेक्स्ट। अंतर ध्यान हो गए हो आप, आपके सामने वाले। हाँ, तीनों में से कोई भी एक। बैंक रेट, हाँ बताओ। कितने समय के लिए? दीर्घकाल के लिए। और हमारे केस में जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो सूक्ष्म या फिर शॉर्ट टर्म या फिर अल्पकाल का मतलब क्या होता है? अल्पकाल का मतलब है 1 वर्ष, और बैंकों में 1 वर्ष का मतलब क्या है? कितने दिन? 364 दिन, 364 डेज। ठीक, और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया? 364 दिन से ज़्यादा का समय। ठीक है, नेक्स्ट। 2 ऑप्शन है आपके पास, CRR, SLR। नहीं आए थे? आप आए थे क्लास में? कुछ दोनों में से कोई एक बताना चाहेंगे? CRR, SLR। नेक्स्ट, कौन सा बता रहे हो? CRR। ठीक, बताओ। निश्चित धनराशि RBI के पास जमा करते हैं, अपने पास रखते हैं? RBI के पास। SLR क्या है मैम? अच्छा, कौन कौन से चीज़ों में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं अपने पास? एक आपने बताया गोल्ड, कैश के फॉर्म में रख सकते हैं। गोल्ड और कैश दोनों के फॉर्म में रख सकते हैं। कैश रहेगा तो इसको खर्च नहीं कर लेंगे ये लोग। SLR में अगर कैश के फॉर्म में रखेंगे तब तो उसको खर्च कर सकते हैं। बैंक्स के पास अगर कैश है मतलब वो खर्च कर सकते हैं। श्योर है क्या SLR में गोल्ड भी होगा, कैश भी होगा? गोल्ड बस होगा, कैश नहीं होगा? कैश क्योंकि यहाँ पे भी रखते हैं। अच्छा, कितना % रखते हैं अभी CRR के फॉर्म में? नेक्स्ट। नहीं पहुंच पाए रिवीजन करते हुए वहां तक? पीछे? हाँ बताओ। बैंक रेट, बैंक रेट छोड़ दो, CRR कितना % है? 2 अच्छा, कितना % तक रख सकते हैं CRR को? एक मिनिमम मैक्सिमम कुछ लिमिट है? बताओ सर। हाँ मैम, 3 से लेकर के 15% तक। और वैसे ही SLR का कुछ लिमिट है क्या? कितना? 25% मैक्सिमम। और मिनिमम कितना रख सकते हैं? 22। अच्छा, 20 पॉइंट कुछ। ठीक, हमने SLR में लास्ट में एक चीज़ देखा था कि 2007 से पहले इसका रेंज कितना होता था, मतलब मिनिमम कितना रख सकते थे, मैक्सिमम कितना रख सकते थे? 25 से लेकर के 40% तक इसको रखा जा सकता था। 2007 के बाद में क्या प्रोविजन किया गया? इसको SLR को 25% से भी कम किया जा सकता है। मिनिमम कोई लिमिट नहीं बताया गया है, 25% से कम इसको रखा जा सकता है। हाँ, हाँ, बैंक अपने पास रखता है। ठीक, और एक जो डाउट आपको पास रह गया है, कैश के फॉर्म में भी रख सकते हैं SLR को। गोल्ड हो गया, कैश हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, या फिर
गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स हो गया, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करके ताकि उसको खर्च ना कर सके। इसका एक एक्सेप्शन क्या है, कैश, जिसको बैंक खर्च कर सकता है पर खर्च करने का परमिशन नहीं है उनको, वो जितना भी परसेंट, सपोज प्रेजेंट केस में 20 पॉइंट कुछ परसेंट अगर SLR रखा गया है, बैंक उस कैश को भी खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये रेपो और रिवर्स रेपो, तो रेपो और बैंक रेट लगभग समान है। रिवर्स रेपो के बारे में हमने देखा। CRR और SLR में खास चीज़ क्या है, इन दोनों को ही रिजर्व करके रखने का एक उद्देश्य क्या है, बैंकों को हमेशा कैश की अवेलेबिलिटी रहे, बैंक के पास ऐसी संपत्ति हमेशा रहनी चाहिए ताकि अगर उसके पास कस्टमर अचानक से बहुत सारे आ जाते हैं तो ये उनको पैसा वापस कर सके। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर अगर उनके पास तुरंत आ जाते हैं, किसी एक दिन में आ जाते हैं, तो उनको वापस करने के लिए उनके पास पैसा रहना चाहिए, इसीलिए CRR और SLR को रिजर्व करके रखा जाता है। इनमें से CRR को RBI के पास ही रखा जाएगा, RBI का जो भी लोकल ऑफिस होगा उस राज्य में वहाँ पर रखेंगे, और SLR बैंक अपने ही तिजोरी में रखेगा लेकिन उसको खर्च करने की अनुमति नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा, जो भी पैसा बैंक के पास जमा है 100% उसी में से ही पहले CRR निकाल देंगे और प्लस SLR निकाल देंगे। ठीक, मान लीजिए ये 4% CRR का निकला और अभी प्रेजेंट केस में मान लीजिए 20 पॉइंट कुछ परसेंट है, हम 20% लेकर के चलते हैं, तो इतना परसेंट 20 और ये 4 24% निकालने के बाद में बैंक के पास कितना परसेंट बचा, 76% जो इसके पास कैश बचा है किसी फिक्स डेट पे, टोटल डिपॉजिट का अगर 76% इनके पास बचा है तो इसी पैसे को ही ये खर्च कर सकते हैं अब उसके बाद में। ठीक है, ये 20% और ये 4% उसको पहले अलग करके रखना पड़ेगा। ठीक, इसमें कुछ बहुत इजी टाइप के प्रश्न हैं, आप ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने का। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण, क्वेश्चन आराम से सुनिए, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, PSC या व्यापम में प्रश्न पूछा है, RBI का राष्ट्रीयकरण किस तिथि को किया गया है? 1949 है, तिथि भी पूछा है एग्जैक्ट, पलटो वापस से, 1 जनवरी 1949। SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1955, डेट, हाँ यहाँ पे डेट पूछा है, कुछ कुछ का डेट याद रखना जरूरी है आपको। कब किया गया है? 1 जुलाई 1955। इनमें से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? RBI, SBI, HDFC या कोई नहीं? RBI। इनमें से कौन सिक्कों का निर्गमन करता है? RBI, सेबी, वित्त मंत्रालय या कोई नहीं? हाँ, सिक्कों का निर्गमन, कॉइन्स कौन इशू करता है भारत में? वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब वित्त मंत्रालय के ही गाइडलाइंस के अंदर सारे काम होते हैं, चाहे करेंसी प्रिंट करने का हो, चाहे आपके सिक्के प्रिंट करने का हो। इशूअर ऑफ द करेंसी कहा जाता है RBI को, और RBI को खास करके नोटों के लिए, ठीक, कॉइन्स के लिए और 1 रुपए के नोट के लिए वित्त मंत्रालय जिम्मेदार रहता है। ठीक, नेक्स्ट, यदि RBI द्वारा कैश रिजर्व रेशो CRR कम किया जाता है तो ऋण सुविधाएं बढ़ेंगी, कम होंगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा एक लॉजिक लगाइएगा, यदि CRR का परसेंट अगर कम किया जाता है, CRR का परसेंट अगर कम कर देंगे तो ऋण देने के लिए बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, बस ये पूछा है। CRR को कम कर दिए, मान लीजिए अभी 4% रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है, इसको कम करके 3% कर दिए, तो बैंक के पास उनको अब कम पैसा, मतलब हर 100 रुपये में इनको सिर्फ 3 रुपये अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। जो बचा हुआ 1 रुपये एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे, लोन दे सकते हैं। ठीक, इनमें से कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है? RBI हो गया, SBI, सहकारी बैंक या इनमें से कोई नहीं?
आरबीआई लोगों को ऋण नहीं देता है, एसबीआई या कोई भी कमर्शियल बैंक ऋण दे सकते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसमें सिर्फ वर्ष पूछा है वैसे आपको, 1 जनवरी 1935। औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, हाँ, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। कौन सा 5 ईयर प्लान रहा था? थर्ड 5 ईयर प्लान रहा होगा। भारत में मौद्रिक व साख नियंत्रण के लिए किस दर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? मॉनेटरी और क्रेडिट कंट्रोल के लिए, मतलब उधार देने पे अगर कंट्रोल रखना है तो कौन से रेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इन पांचों में से? रेपो रेट को। रेपो रेट को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जनरली बहुत सारे क्वेश्चन आपको बैंक की स्थापना से ही पूछे गए हैं, स्पेसिफिक डेट या ईयर पूछा गया है। और दूसरा एक प्रश्न जो वर्तमान में ट्रेंडिंग में नहीं है, कभी कभी ये पूछा जाता था कि इनमें इन पांचों में से कौन सा कितना रेट चल रहा है। जनरली वो आपको हर उस जो भी एग्जाम दे रहे थे आप उस समय करंट अफेयर में ही वो चीज़ पढ़ने को मिलता था। अब जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इनमें। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि वित्त मंत्रालय कॉइन्स जारी करता है करके। मुद्रा जारी करने का मतलब है वहाँ पे मुद्रा का सामान्य मतलब इकोनॉमी के टर्म्स में कॉइन आपके नोट्स, करेंसी नोट से लिया जाता है। और जब भी स्पेसिफिकली आपको देगा कि सिक्के कौन जारी करता है तो सिक्कों के लिए आपको खास तौर पे वित्त मंत्रालय लेना पड़ेगा। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करता है? आरबीआई, सेबी, आईडीबीआई या नाबार्ड? नाबार्ड जो है वो आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए ऐसे बेसिक प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर। आरबीआई के गाइडलाइंस के अंदर जितने प्रिंटिंग प्रेस हमने पढ़े थे वहाँ से नोट प्रिंट किए जाते हैं। हाँ, उसको जारी करने का काम वित्त मंत्रालय के निर्देशन में आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक, नोट्स के बारे में अगर पूछा जाए तो आरबीआई, कॉइन्स के बारे में पूछा जाए तो वित्त मंत्रालय। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग डाल दीजिएगा, बजट एवं राजकोषीय नीति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बजट। अब ये बताइएगा कि सामान्य तौर पे आप बजट से क्या समझते हैं? अपने घर में बजट का मतलब क्या होता है? ठीक, मतलब आय व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है, चाहे वो किसी एक फैमिली के लिए हो या फिर पूरे देश के लिए हो। बजट का मतलब क्या होगा, अभी कुछ नोट मत करिएगा। बजट को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं आय व्यय का लेखा जोखा। ठीक, बजट में सामान्य तौर पे 2 कॉलम हमको याद रखने पड़ते हैं, एक होगा आपका आय और दूसरा है व्यय। अब क्योंकि यहां पर सरकार बजट बना रही है इसीलिए सामान्यतः बुक में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम, मतलब सरकार को कितनी इनकम हो रही है, और यहां पर सार्वजनिक व्यय। ठीक, बजट में ये 2 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद में यहां पे हमने एक और शब्द पढ़ा था, बेसिक एक कैजुअल डिस्कशन हमने किया था। एक था आपका राजस्व और एक था आपका पूंजी। दोनों में ही इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के स्कोप रहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अगर इनकम हो रहा है तो हम कहेंगे राजस्व आय, और
एक्सपेंडिचर है तो हम कहेंगे राजस्व व्यय। उसी तरीके से पूंजी में ही पूंजीगत आय या फिर पूंजीगत व्यय। किसी को बेसिक एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना हो तो हमने थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया था, आपको याद आ रहा है क्या? राजस्व और पूंजी का मतलब क्या है? सर राजस्व ऐसा मतलब उसको करने ही रहता है हमेशा, जैसे साल भर का आप जैसे वेतन देना, हाँ, ये राजस्व व्यय के अंतर्गत आ जाएगा। और पूंजी व्यय में जैसे कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और राजस्व आय? राजस्व आय में जो हर साल जैसे प्राप्त होता है, जैसे कि टैक्स, हाँ, एक फिक्स टर्म के अंदर बार बार इनकम हो रहा है। और पूंजीगत आय में? पूंजीगत आय में सर पूंजी मतलब लमसम अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट अगर एक साथ जैसे खर्च कर रहे थे, आपने बताया ना पूंजीगत व्यय मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे प्रोजेक्ट में बड़ा अमाउंट एक साथ खर्च कर रहे थे, वैसे ही बड़ा अमाउंट कहीं से मिल रहा है आपको तो क्या हो गया? पूंजीगत आय। जैसे वर्ल्ड बैंक से, IMF से लमसम में कोई लोन ले लिए, वो एक साथ आपको प्राप्त हो गया, या फिर कोई PSU को बेच दिए, या किसी कहीं पे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिए, एक लमसम अमाउंट एक साथ सरकार को प्राप्त हो गया, वो क्या हो गया आपका? पूंजीगत आय। ठीक, तो आय में हमको दो टाइप देखने मिलेंगे, एक है आपका राजस्व आय और एक है पूंजीगत आय। वैसे ही व्यय में भी हमको दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक है आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। एक एक करके इनको समझेंगे। हाँ, एक एक करके इसको आराम से समझेंगे। अभी सिर्फ मैं एक कॉलम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट समझ में आ जाए। वैसे आपका डाउट किस में है? पूंजीगत व्यय में। पूंजी क्या है? पूंजी का मतलब है पूंजी या कैपिटल का मतलब है कोई अमाउंट जो बड़ी मात्रा में एक साथ लमसम प्राप्त हो जा रहा हो, उसको हम पूंजी कहते हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्रीज, हाँ, मुद्रा के रूप में कह सकते हैं। कोई भी संपत्ति जो बड़े अमाउंट में एक साथ आपके पास उपलब्ध है उसको हम पूंजी के रूप में मानते हैं। ठीक, जैसे कि फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, घर बनाने के लिए एक साथ अमाउंट आपके पास है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपकी पूंजी है, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में राजस्व आय में हम बात जब करते हैं तो यहाँ पे एक शब्द हमको मिलेगा कर राजस्व और एक है गैर कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा राजस्व व्यय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो टर्म हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरकार खर्च कर रही है तो किस पर्पस से खर्च कर रही है? विकास कार्यों के लिए अगर खर्च कर रही है तो इसको हम कहेंगे विकासात्मक राजस्व व्यय। और अगर वहीं पे अगर सपोज व्यय जो कर रही है वो गैर विकासात्मक कार्य के लिए किसी दूसरे पर्पस से है तो उसको हम कहेंगे गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है, तो हाँ, राजस्व व्यय में आएगा और गैर विकासात्मक व्यय में आएगा, क्योंकि इसको खर्च बार बार करना पड़ रहा है लेकिन उससे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज़ ऐसी डेवलप नहीं हो रही है जो आपको आगे चल के इनकम प्रोवाइड करे। ठीक, तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है बजट के लिए। सरकार जो बजट बनाती है उसमें इन सभी का लेखा जोखा मिलेगा आपको कि कहाँ से सरकार को आय हो रही है, उसमें टैक्स रेवेन्यू कितना है, नॉन टैक्स कितना है। जब सरकार खर्च कर रही है तो विकासात्मक कार्यों पे कितना खर्च कर रही है, गैर विकासात्मक कार्यों पे कितना खर्च कर रही है। वैसे ही पूंजीगत आय कहाँ से किसी चीज़ को बेच के या कहीं से उधार लेकर के मिल रहा है क्या। और वैसे ही पूंजीगत व्यय, किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे सरकार पैसा लगा रही है तो उसको हम पूंजीगत व्यय के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, हमको बजट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब आप नोट करना शुरू करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काम की चीज़ें उसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा राजकोषीय नीति और बजट, जो आपने चैप्टर का हेडिंग डाला होगा, और इसमें सबसे पहला एक पॉइंट लिखिएगा कुछ डाउट रह गया? नहीं, इसको बाद में नोट करना था, आप कर लिए तो उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा और फिर से नया मतलब इसके लिए 4-5 लाइन स्पेस छोड़ दो अगर आप ड्रॉ करना शुरू कर चुके हो तो। उसके बाद में पहला पॉइंट लिखिएगा बजट। बजट, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, कॉमा, प्रत्यक्ष रूप से बजट शब्द उल्लेखित नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से बजट शब्द उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अनुच्छेद 202 में अनुच्छेद 202 में राज्यों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक, आर्टिकल 112 में केंद्रीय बजट का उल्लेख है और 202 में स्टेट बजट का उल्लेख है। बजट शब्द कहीं पे भी नहीं दिया गया है, उसके जगह पे क्या शब्द लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये जो बजट शब्द है ये कहां से आया है? बजट ये शब्द कहां से आया है? कहां से? रूस। कुछ बता रहे थे आप? हाँ, फ्रांस में जब बजट पेश करते थे वहाँ पे चमड़े के एक थैले में बजट के पेपर्स लेकर के आते थे, उसको बुजेट कहते थे और वहीं से ये बजट शब्द निकल के आया है। ठीक है, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा प्रश्न, पर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। फ्रांसीसी शब्द बुजेट, फ्रांसीसी शब्द बुजेट जिसका अर्थ, फ्रांसीसी शब्द बुजेट जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है, कॉमा, से बजट शब्द आया है। चमड़े का थैला होता है, कॉमा, से बजट शब्द आया है। नेक्स्ट पॉइंट, बजट में वार्षिक आधार पर, बजट में वार्षिक आधार पर सरकार के आय व्यय का लेखा रखा जाता है। बजट में सरकार के आय व्यय का लेखा रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, केंद्रीय बजट तैयार करना, केंद्रीय बजट तैयार करना और संसद में प्रस्तुत करना, केंद्रीय बजट तैयार करना और
संसद में प्रस्तुत करना वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का दायित्व है। और ये प्रश्न पूछा गया है आपके सीजीपीएससी में, इस पॉइंट को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। बजट तैयार करना किसका दायित्व है? तो वित्त मंत्रालय के अंदर आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसके साथ ही आपका जो आर्टिकल 112 है, 202 है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी आपने जो 4-5 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से ये 2-3 प्रश्न बने हैं, आर्टिकल 112, आर्टिकल 202 और आर्थिक कार्य विभाग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। भारत में पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने पहली बार प्रस्तुत किया था, इसीलिए इनको भारत में बजट का जन्मदाता भी माना जाता है। चाहे तो वहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, भारत में बजट के जन्मदाता। भारत में बजट के जन्मदाता जेम्स विल्सन, ब्रिटेन के उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये जो बजट था वो ब्रिटेन में ही पेश हुआ था। ठीक है, ये भारत में पेश नहीं हुआ था, उस टाइम ब्रिटेन में इसको पेश किया गया था 1860 में। भारत के लिए अलग से वहाँ पर ये बिल बजट पेश किया गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, अच्छा बजट में आपको पता है कि भारत में कुछ टाइम पहले तक सामान्य बजट और एक बजट रेल बजट के नाम से आता था। अंतरिम बजट वो था जो बजट पेश होने से पहले ही पेश कर देते हैं, मतलब खर्च देने के लिए। जो सामान्य रूप से जो बजट होता था उसमें 2 कैटेगरी में बजट पेश होते थे, एक तो सामान्य बजट और दूसरा है रेल बजट। मतलब रेलवे को छोड़ करके जो भी बच गया वो सामान्य बजट के अंदर आता था, और रेलवे क्योंकि इतना बड़ा विभाग था उसके लिए अलग से बजट पेश करना पड़ता था। ठीक है, तो जब सबसे पहले 1860 में ये काम शुरू हुआ था, उस टाइम पहले सामान्य बजट आता था, एक ही बजट पेश होता था। फिर एक समय आया जब दोनों को अलग अलग कर दिया गया, एक सामान्य बजट और दूसरा था रेल बजट। उसके बाद भारत में एक स्थिति ऐसी आई जब इन दोनों को वापस मर्ज करके एक ही बजट लाया गया। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। एक समिति का नाम है यहां पे एकवर्थ समिति, लिखिएगा एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति, इस समिति का गठन किया गया था 1921 में, और इन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो 1924 में पेश किया था। ठीक है, तो लिखिएगा एकवर्थ समिति 1921 की सिफारिश पर, एकवर्थ समिति ब्रैकेट में 1921, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट और आम बजट को
रेल बजट और आम बजट को रेल बजट और आम बजट या सामान्य बजट, रेल बजट और सामान्य बजट या आम बजट को पृथक किया गया। रेल बजट और आम बजट को पृथक किया गया। कॉमा, जो 2016-17 तक 2016-17 तक लागू रहा। 2016-17 तक लागू रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एक और समिति है जिसकी सिफारिश पर इस रेल बजट को सामान्य बजट में मर्ज कर दिया गया। ठीक, इसके बारे में लिखिएगा। विवेक देवराय समिति विवेक देवराय समिति ब्रैकेट में 2016। विवेक देवराय समिति 2016 की सिफारिश के आधार पर की सिफारिश के आधार पर 2017-18 से 2017-18 से रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा। रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। कौन से समिति की सिफारिश पर दोनों को अलग किया गया था? एक वर्थ समिति की सिफारिश पर दोनों को अलग किया गया था। कब किया गया था? 1924 में। ठीक है, 1924 से इसको शुरू किया गया था और वापस इसको मर्ज कब कर दिया गया? 2017-18 के बजट से। कौन सी समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भारत का पहला बजट तो इन्होंने पेश किया था। कौन? जेम्स विल्सन। भारत आजाद होने के बाद पहला बजट किसने पेश किया? इसके बारे में लिखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुगम शेट्टी, कहीं पे शेट्टी कहीं पे चेट्टी मिलेगा, पर नाम याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुगम शेट्टी द्वारा (1947) में प्रस्तुत किया गया। वैसे भारत तो 1947 में ही आज़ाद हुआ था। ठीक है, सामान्य रूप से बजट तो फरवरी में पेश हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त को। तो इन्होंने जो बजट पेश किया था वो 15 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक के लिए लागू था। 31 मार्च 1947 तो खत्म हो गया। 1948 तक के लिए इन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान लागू होने के बाद
संविधान लागू होने के बाद पहला केंद्रीय बजट संविधान लागू होने के बाद पहला केंद्रीय बजट 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। (1950) में जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक, अब भारत में बजट से संबंधित आपके पास 4 फैक्ट्स हैं। एक तो है कि भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था, सेकंड है कि भारत और रेल बजट में क्या क्या चेंजेस हुए थे, तीसरा स्वतंत्र भारत का, और चौथा है गणतंत्र भारत का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हाँ, पेश नहीं किए, मतलब इसको क्योंकि उस समय तो अंतरिम सरकार काम कर रही थी, है ना। अंतरिम सरकार ने भारत को चलाने के लिए जो भी संपत्ति भारत में छोड़कर गए थे अंग्रेज, उसी से ही भारत को कैसे मैनेज करेंगे, ये लेखा जोखा इन्होंने प्रस्तुत किया था। बहुत सिस्टमेटिक बजट नहीं था, पर एक सिंबॉलिक बजट था कि हमको कहाँ कहाँ खर्च करना है। ठीक है, क्योंकि उस समय संविधान सभा भी काम कर रही थी, उनको भी संविधान बनाने के लिए खर्च चाहिए, और अंतरिम सरकार के रूप में बहुत सारे मंत्री भी पोस्टेड हो चुके थे, डेजिग्नेटेड हो चुके थे, उनको भी सिक्योरिटी और फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी, इसीलिए बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा। भारत में बजट निर्माण का अंतिम दायित्व वित्त मंत्रालय का होता है। बजट निर्माण का अंतिम दायित्व वित्त मंत्रालय का होता है। अच्छा, एक और चीज़, भारत का जो ज़्यादातर ट्रेडिशन है वो यूके या ब्रिटेन से लिया गया है ना। मतलब वहाँ की जो ट्रेडिशंस है वही हम फॉलो करते हैं। अब क्योंकि भारत और ब्रिटेन के समय में लगभग 5 घंटे का अंतर होता है, वहाँ पे दोपहर के 11-12 बजे जो बजट पेश होता था, उस समय भारत में 5 बजे होते थे। ठीक, और वही जो टाइम को, क्योंकि उस समय वहाँ पे 12 बजे अगर बजट पेश हो रहा है तो भारत में उसी के टाइम को ध्यान में रख करके यहाँ पे शाम को 5 बजे बजट पेश होता था। लेकिन जब सरकार बदलती गई और ये चीज़ें हमको समझ में आने लगी कि अब उनकी कॉलोनियल रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, उसके बाद में इस टाइम को भी चेंज कर दिया गया। उसके बाद में भारत में भी 11-12 बजे ही बजट पेश करने की शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा कि भारत में भी एक टाइम तक शाम को बजट पेश होता था। रीज़न क्या था कि भारत में जब शाम होता था उस समय वहाँ पे दोपहर के 11-12 बजे होते थे, यहाँ 5 घंटे आगे रहता है समय, इसीलिए यहाँ पे 5 घंटे शाम को 5 बजे बजट पेश होता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जो काम का है एग्जाम में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, वैसे हम पढ़ रहे हैं बजट के बारे में, पर यहीं पर एक और शब्द है आर्थिक सर्वेक्षण। अब जिनको ये पता है कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या डिफरेंस है तो बताएंगे। अच्छा, पहले ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बजट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक, और ये आर्थिक सर्वेक्षण भी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बजट का क्रियान्वयन बजट के क्रियान्वयन का दायित्व
प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन होता है। बजट के क्रियान्वयन का दायित्व प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन होता है। ये तीनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बजट किसके दायित्व के अंदर होता है, आर्थिक सर्वेक्षण किसका दायित्व होता है और बजट का क्रियान्वयन किसका दायित्व होता है। ठीक है, तो तीनों को विशेष रूप से पॉइंट करके रखिएगा। बजट प्रस्तुत करना संसद की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण बनाने का काम वित्त मंत्रालय और बजट के क्रियान्वयन का दायित्व प्रशासनिक मंत्रालय। हाँ, यही है सामान्य प्रशासन मंत्रालय। हाँ, मंत्रियों को बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय दिए गए होते हैं, उन्हीं में से एक मंत्रालय है प्रशासनिक मंत्रालय। इसका पूरा नाम है कार्मिक एवं प्रशासनिक मंत्रालय। कार्मिक मतलब कर्मचारी, ठीक, मतलब जो सेंट्रल यूपीएससी के जो जितने पोस्ट होते हैं, आईएएस, आईपीएस और जितने भी यूपीएससी के पोस्ट होते हैं, वो जनरली प्रशासनिक मंत्रालय के रूल्स के अधीन उनको रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, ये बता रहे थे आप, एक तो शब्द हमने पढ़ा बजट और एक है आर्थिक सर्वे। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक शब्द है बजट और एक है आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट एक अनुमान होता है, हाँ कितना खर्च कर रहे हैं। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण रियल डाटा जो रियल डाटा कौन से वर्ष के लिए? जो चालू वर्ष जो चल रहा है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, बजट जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बात करता है। मतलब अभी जैसे कि फरवरी 2023 में अगर बजट पेश किया गया होगा तो वो कब तक के लिए था? फरवरी 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक के लिए। मतलब ये नेक्स्ट एक साल के लिए आपका अनुमान लगाता है कि हमको कहाँ कहाँ खर्च करना है। इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है? ये प्रीवियस ईयर का बताता है। प्रीवियस ईयर में जो भी हमने खर्च किए, कहाँ कहाँ पे कितना आउटकम रहा, क्या रिजल्ट रहा, उसका डेटा बताता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण। पहले आर्थिक सर्वेक्षण आ जाता है, उसके बाद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण ये बताता है कि हमारी दशा दिशा कैसी है, हमने जो पिछले साल बजट बनाया था उसके हिसाब से हम अपने टारगेट्स को कितना अचीव कर पाए हैं, और अगर कहीं पे लैग कर रहे हैं, कमी रह गई है, तो उसको हम नेक्स्ट ईयर बजट में कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि 2024-25 को बजट पेश करेंगे, हाँ, तो 2023-24 वाला इकोनॉमिक सर्वे जारी प्रस्तुत किया जाएगा उस समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बजट निर्माण की प्रक्रिया। बजट निर्माण की प्रक्रिया। बजट निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 3 फेजेस होते हैं, 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में बजट का कंप्लीट होता है निर्माण। ठीक है, बजट निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला फेज है बजट का प्रारूप। बजट का प्रारूप, ड्राफ्टिंग ऑफ बजट। बजट का प्रारूप निर्माण, बजट का प्रारूप निर्माण, और हर चीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये पहला काम डैश करके लिखिएगा, बजट का प्रारूप निर्माण डैश करके वित्त मंत्रालय। बजट का प्रारूप निर्माण डैश वित्त मंत्रालय। ठीक है, बजट अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा कि कहाँ पर कितने खर्च की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से डाटा आएगा। फिर ये वित्त मंत्रालय जो है वो डाटा को कंपाइल करके, कलेक्ट करके और एनालिसिस करके ये बताएगा कि कहाँ कहाँ पे हमें कितना खर्च करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सेकंड फेज में, द्वितीय चरण, बजट की स्वीकृति।
बजट का एक ड्राफ्ट तो प्रिपेयर हो गया था यहाँ पे, वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों ने ये काम करके दे दिया वित्त मंत्री को। अब वित्त मंत्री इसको कहाँ लेकर के जाएंगे? संसद में। संसद से जब तक ये पास नहीं होगा तब तक इसको स्वीकृत नहीं मानेंगे। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, बजट की स्वीकृति डैश संसद, पार्लियामेंट। और सबसे लास्ट है क्रियान्वयन। जब तक क्रियान्वित नहीं होगा तो बजट का कोई मतलब नहीं है। लिखिएगा बजट का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, बजट का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन में दोनों संस्थाएं काम करती हैं, एक अभी जो आपने पढ़ा और ये साथ में वित्त मंत्रालय। इसमें वित्त प्लस प्रशासनिक मंत्रालय, वित्त और प्रशासनिक मंत्रालय। वित्त और प्रशासनिक मंत्रालय। ठीक, ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपके बजट से संबंधित है। अब सबसे पहला जो हमने बजट का एक स्ट्रक्चर देखा था उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट ये वाला डायग्राम नोट कीजिएगा। बजट जिसमें एक तरफ आय है दूसरी तरफ व्यय है, उसके बाद में सभी में आय व्यय में राजस्व और पूंजीगत आय व्यय को शामिल किया गया है। आय में राजस्व आय होता है, पूंजीगत आय होता है, उसी तरह व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। हाँ, रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम, ये कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, बजट में ये कुछ कॉलम्स आपको ड्रॉ करने हैं। पब्लिक इनकम है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय है। सरकार को आय व्यय में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो इन्हीं कॉलम्स के अंदर एडजस्ट की जाएंगी। आय में क्या क्या आय हो सकते हैं? कुछ ऐसे इनकम हो सकते हैं जो रिकरिंग नेचर के हैं, सरकार को बार बार हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन आय हो रही हो, उसको हम रखते हैं राजस्व आय के अंदर। वैसे ही पूंजीगत आय, कुछ फिक्स टाइम के अंदर वो इनकम रिपीट हो रही है, ऐसे आय को हम रखते हैं कैपिटल इनकम के अंदर। वैसे ही कुछ खर्च हैं जो सरकार को करने पड़ रहे हैं जो कि रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार खर्च करने पड़ रहे हैं, वो हो जाएगा आपका राजस्व व्यय। और लमसम अमाउंट एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद में बार बार करने पड़ रहे हैं, उसको हम कहेंगे यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट एक लंबे समय के लिए अगर करना पड़ रहा है, इसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरह से रेवेन्यू सरकार को कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो कुछ ऐसे इनकम है जो कि टैक्स के फॉर्म में मिलते हैं, उसको हम कहेंगे टैक्स इनकम। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इनकम है जो कि टैक्स के अलावा मिलते हैं, उसको हम कहेंगे नॉन टैक्स इनकम। वैसे ही राजस्व व्यय, कुछ ऐसे खर्च हैं जो कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को दर्शाते हैं, कुछ ऐसे खर्च हैं जो कि नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में खर्च होते हैं।
ठीक, अब इनमें से एक एक करके सभी को नोट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा सार्वजनिक आय। एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला इसमें सार्वजनिक आय। सरकार को एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय। सरकार को एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय। ठीक है, ये हो गया आपका सार्वजनिक आय। कोई भी तरीका है जहां से सरकार को पैसा मिल रहा है वो हो गया आपका पब्लिक इनकम या सार्वजनिक आय। उसके बाद में उसी के अंडर पहला इनकम लिखिएगा राजस्व आय। कॉलम को ही हम फ्लो करते जाएंगे, कॉलम को ही फॉलो करते जाएंगे। पहला था सार्वजनिक आय, उसके बाद में सेकंड है आपका राजस्व आय। राजस्व आय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को प्राप्त ऐसे आय जो सरकार की देनदारी सृजित नहीं करता। इसका मतलब है कि वो पैसा सरकार को लौटाना नहीं पड़ेगा कभी भी। एक बार सरकार को पैसा मिल गया तो मिल गया। जो सरकार की देनदारी सृजित नहीं करता, जो सरकार की देनदारी सृजित नहीं करता। सृजित का मतलब है कि उत्पन्न करना, पैदा करना। जो सरकार की देनदारी सृजित नहीं करता और जो आय एक निश्चित अंतराल में प्राप्त होते रहते हैं। जो सरकार की देनदारी सृजित नहीं करता और एक निश्चित अंतराल में प्राप्त होते रहते हैं। हाँ, जैसे कि टैक्स, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राजस्व आय के बारे में। राजस्व आय में दो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि राजस्व आय सरकार को देनदारी सृजित नहीं करता। इसका मतलब है कि जैसे कि सरकार ने किसी से अगर लोन लिया है, उधार लिया है, तो पैसा ब्याज के साथ लौटाना जरूरी है ना। उधार लिए मतलब अपनी लायबिलिटी है, एक समय के बाद लौटाना पड़ेगा। नहीं लौटाएंगे तो फाइन के साथ लौटाना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद ब्याज ज़्यादा दे करके लौटाना पड़ेगा, लेकिन लौटाना तो पड़ेगा। अगर नहीं लौटाएंगे तो सरकार ने कुछ गिरवी रखा होगा, कुछ संपत्ति गिरवी रखा होगा, वो संपत्ति जब्त कर लेंगे। अपने हिसाब से सोचिए, हम अगर बैंक से लोन ले रहे हैं, हाँ, राजस्व आय है, हाँ,
खर्च करती है सरकार क्योंकि समाजवादी सरकार है, समाज के हित में काम कर रही है, इसलिए खर्च करना ज़रूरी है। वो चाहें तो खर्च ना भी करें, कोई जवाबदेही नहीं रहेगी उनकी, मतलब उनके ऊपर कोई दायित्व सृजित नहीं हो रहा है। आपने पैसा दे दिया, आप ये नहीं बोल सकते कि खर्च इसी चीज़ में करो। सरकार की मर्जी है कि अलग अलग चीज़ों में खर्च करती है, वो आपकी नीड के हिसाब से नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से खर्च करती है उसको, ठीक है। राजस्व आय नोट किए। अब इसके अंदर भी हम टैक्स और नॉन टैक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर नोट कीजिएगा कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स भी आपको पता है दो टाइप के हैं, कौन कौन से? एक तो होता है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें लिखिएगा वह आय जो कर आरोपित करके, वह आय जो कर आरोपित करके प्राप्त किया जाए, ठीक है। सरकार चाहे तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में प्राप्त करती है, उसी को ही बताया जा रहा है। वह आय जो कर आरोपित करके प्राप्त किया जाए। वैसे ये प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। मतलब हिस्ट्री में भी आप देखोगे तो राजा महाराजा जो है वो कुछ ना कुछ टैक्स लगाते ही थे, ठीक है। अब टैक्स के अंदर भी सबसे पहला नोट कीजिएगा प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स, इसमें लिखिएगा जिस व्यक्ति पर कर आरोपित किया गया हो, जिस व्यक्ति पर कर आरोपित किया गया हो उसी से कर वसूला जाए, जिस व्यक्ति पर कर आरोपित किया गया हो उसी से कर वसूला जाए, इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब यहां से कुछ एग्जाम्पल भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल, हाँ नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल या उदाहरण। प्रत्यक्ष कर में है सबसे पहला आयकर, इनकम टैक्स, कॉमा संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, वेल्थ संपत्ति कर। आप चाहे तो हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, जो भी आपको ठीक लगता है, संपत्ति कर या वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट कॉमा करके इसी में कंपनी कर, कंपनी कर। अगर आपने पर्सनल लेवल पर कोई कंपनी फॉर्म किया है, कोई कंपनी का निर्माण किया है, तो उस कंपनी पर भी टैक्स लगाया जाएगा, वो उस कंपनी को ही पे करना पड़ेगा, इसीलिए प्रत्यक्ष कर है। कंपनी कर। नेक्स्ट कॉमा करके उपहार कर, उपहार, गिफ्ट, गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा का अगर कोई व्यक्ति उपहार लेता है तो उस पर भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक। अब इस चीज़ को क्यों लिया, मतलब क्यों इसका कॉन्सेप्ट रखा गया होगा, तो
ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया है। मान लीजिए सरकार ने एक लिमिट फिक्स कर दिया है कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट का कोई गिफ्ट नहीं ले सकता है, ठीक है। और मान लीजिए आपको किसी ने 1,20,000 रुपए की घड़ी भेज दी है, चाहे आपके कुछ यहीं के फ्रेंड हो चाहे विदेशी फ्रेंड हो, उन्होंने 1,20,000 रुपए की कोई घड़ी भेज दी है। अब सरकार मान लीजिए इसमें 10% टैक्स अलग अलग समय पे टैक्स का स्लैब सरकार डिसाइड करेगी। सरकार चाहती है कि इस पर 10% टैक्स आप पे करें, तो आपको ये जो प्राइस मिला है, जो जिस अमाउंट का बिल आपको मिला है उस प्राइस के साथ में उसी का ही 10% आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। उसके बाद वो चीज़ आपके लिए एक लीगल गिफ्ट हो जाएगा वो। सर कहने का मतलब है जैसे मैं किसी को बिल कर देता हूँ, हाँ मैं कोई सामान खरीदा, मैं तो उस पर GST दे दिया, हाँ उसके बाद किसी व्यक्ति के पास मान लो 1,20,000 का दिया मैं, हाँ, तो वो उसके अलावा आपको गिफ्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। जिसने खरीदा उसने GST पे किया, जब GST आ गया तब तो ये आ गया, ठीक है। वैसे अब ये खत्म हो चुका है, लेकिन जब नहीं था GST नहीं था उसके पहले की बात हो रही है। हाँ कहने का मतलब है मैं 1,20,000 का मतलब कोई गिफ्ट लिया, हाँ तो मैं एक गिफ्ट तो ले लिया मतलब वस्तु के फॉर्म में, हाँ। उसके बाद और उसको पैसा कौन पे करेगा, अलग से कैश के रूप में दूंगा कि वो क्या है? ये जो गिफ्ट टैक्स आप पे करेंगे, सरकार को अगर इसकी भनक लगती है कि आप गिफ्ट ले रहे हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सरकार की निगरानी रहती है, उनकी संपत्ति अगर बढ़ते देखते हैं सरकार, तो फिर ईडी का छापा पड़ता है, ठीक है। उसमें आपको उनको पता चलता है कि इस व्यक्ति के पास में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके आय से, सामान्य आय से खरीदी नहीं जा सकती थी, तब वो बताएगा कि ये चीज़ मुझे गिफ्ट मिली है। अब चाहे तो पहले ही अगर वो घोषित कर दे कि मुझे फलां व्यक्ति से गिफ्ट मिला है और ये गिफ्ट मिला है, उसका प्राइस इतना है, तो सरकार बताएगी आपको कि कितना टैक्स आपको पे करना है, ठीक। हाँ, वो कैश के फॉर्म में जहाँ पे उसको जमा करने का निर्देश दिया जाएगा वो पे कर देगा, चाहे बैंक में या फिर चेक के फॉर्म में। मतलब आपके जो एक्साइज ऑफिसर होंगे या फिर जो भी टैक्स डिपार्टमेंट का जो भी व्यक्ति होगा उनके पास वो पे कर देगा, ठीक। उससे एक रिसिप्ट ले लेगा, और अगर मान लीजिए फ्यूचर में कभी ईडी का छापा पड़ता है उसके पास, तो वो बता देगा कि मैंने इस चीज़ पर टैक्स पे किया हुआ है, ठीक। तो वो उसके पास लीगल गिफ्ट हो जाएगा। अगर टैक्स पे नहीं किया है तो फिर वो कह सकते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी के तौर पे उसको गिना जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका गिफ्ट टैक्स। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में ही कॉमा करके, कृषि कर, कृषि कर या एग्रीकल्चर टैक्स, कृषि कर एग्रीकल्चर टैक्स, कॉमा व्यवसाय कर, व्यवसाय कर। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई दुकान खोल करके रखे हैं तो उस दुकान का भी टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट कॉमा करके मृत्यु कर, हाँ डेथ। पहले था ये सब चीज़, बहुत सारे टैक्स हट गए हैं, बस मैं एग्जांपल के तौर पे आपको नोट करवा रहा हूँ कि कभी एग्जाम में पूछा जाए कि ये किस टाइप के टैक्स हैं। तो मृत्यु कर भी एक डायरेक्ट टैक्स होता था, जिसकी मृत्यु हो गई है उसके परिवार वालों से ही वसूला जाता था वो टैक्स, अंतिम क्रियाक्रम के नाम पर। डेथ टैक्स, हाँ, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी पे ही उसका क्रियाक्रम करवाया जा रहा होगा, कहीं पर जो जगह बताया गया है वहीं पे क्रियाक्रम होगा। जनरली ये चीज़ वसूला नहीं जाता था, पर एक टैक्स के जो सरकार नोटिफिकेशन जारी करती होगी ना कि ये चीज़ डायरेक्ट टैक्स के अंदर रखा जाएगा करके, तो वहाँ पे मेंशन था मृत्यु कर। अजीब अजीब टाइप के टैक्स हुआ करते थे, ये तो मैंने कुछ ही आपको नोट करवाए हैं। नहीं, हाँ, संपत्ति कर नोट कर लिए। संपत्ति जब हस्तांतरित की जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वहाँ पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ है डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति पर लगाया गया है वही व्यक्ति वो टैक्स पे कर रहा है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा अप्रत्यक्ष कर। हमारे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमने टैक्स रेवेन्यू पढ़ा, सेकंड है नॉन टैक्स रेवेन्यू या अप्रत्यक्ष कर। इसमें लिखिएगा
इसके अंतर्गत कर के भार को, इसके अंतर्गत कर के भार को स्थानांतरित किया जाना संभव होता है। इसके अंतर्गत कर के भार को स्थानांतरित किया जाना संभव होता है। ठीक है, टैक्स लगाया किसी और पे गया था, टैक्स पे कोई और कर रहा है। जैसे कि हम ज़्यादातर जो चीज़ें खरीदते हैं वो अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में ही पे करते हैं। जो भी छोटा मोटा सामान हम खरीदते हैं मार्केट में, सभी पे इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड रहता है। ठीक है, इसमें लिखिएगा एग्जाम्पल, सबसे पहला इसमें उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क कॉमा सीमा शुल्क, कॉमा सेवा शुल्क, कॉमा बिक्री कर, बिक्री कर, कोई चीज़ अगर बेचा जा रहा है उसके बारे में है बिक्री कर, कॉमा जीएसटी, कॉमा जीएसटी। ठीक, एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएंगे। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो बताया गया कि पे लगाया किसी और पे गया था और पे कोई और कर रहा है। सामान्य किताबों में आपको ये शब्द पढ़ने को मिल सकता है, वैसे मैंने आपको यहाँ पे नोट नहीं करवाया है। कुछ किताबों में अगर ये शब्द मिले तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एक शब्द मिलेगा कराघात और एक है करापात। कराघात का मतलब है जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, कोई व्यक्ति जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, कोई दुकान है, कोई भी जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, कोई निगम, टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया है, और कोई ऐसा जो वास्तव में टैक्स पे कर रहा है। ठीक, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? कराघात और करापात ये दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है या एक ही बिंदु पर होता है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति पर, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, इसका टोटल इनकम था 1 लाख रुपए और उसी 1 लाख पर टैक्स लगाया गया और वही व्यक्ति जो है वो उस 1 लाख की इनकम पर टैक्स पे कर रहा है। इसका मतलब है कि कराघात और करापात इसी एक बिंदु पर था, मतलब ए व्यक्ति के ऊपर ही था। लेकिन जब यहाँ पे ये बताया जाए कि कराघात और करापात अलग अलग बिंदु पर हो, मतलब लगाया गया था ए के ऊपर लेकिन पे कौन कर रहा है? बी व्यक्ति कोई अगर पे कर रहा है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं आपका कराघात और करापात का अलग अलग बिंदुओं पर होना। मतलब अगर लगाया गया था टैक्स किसी दुकान के ऊपर, लेकिन उसने सामान बेचने के साथ वो टैक्स इंक्लूड कर लिया और अंतिम रूप से आपसे ही वो टैक्स वसूल कर रहा है, ऐसी स्थिति में लगाया गया था टैक्स ए के ऊपर और वो हमसे वसूल कर रहा है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसमें नोट कीजिएगा, कराघात और करापात अलग बिंदुओं पर हैं। इसमें एग्जाम्पल्स आपने नोट किए। ठीक, इसी में ही एक काम की चीज़ है, उसको नोट करेंगे। अप्रत्यक्ष कर में ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको नोट कीजिएगा। 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से सीमा शुल्क को छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क को छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष कर
समाप्त कर दिए गए जो जीएसटी के रूप में वसूले जाते हैं, जो जीएसटी के रूप में वसूले जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है, विदेशों से इंपोर्ट हो रही है, उसको कहा जाता है सीमा शुल्क। भारत की सीमा में प्रवेश करने के लिए या सीमा से बाहर भेजने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है, इसी को हम कहते हैं कस्टम या सीमा शुल्क। नहीं, अब उसके लिए तो फिर वो आ गया ना, जीएसटी के अंदर CGST, SGST और कई सारे स्लैब हैं। फिर उसके अंदर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, फिर वो अलग अलग राज्यों के बीच बटेगा वो जीएसटी का पैसा। ठीक है, तो अब केवल सीमा शुल्क अलग है, इसके अलावा एक आपका है जीएसटी। यही दोनों बचे हैं आपके कोई किसमें, अप्रत्यक्ष कर के अंदर। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि मान लीजिए पहले तो डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया, आपकी इनकम हुई थी, मंथली आपको सैलरी मिलती है और उसी सैलरी पर सरकार चाहे इनकम टैक्स ले चाहे TDS ले, दोनों में से कोई भी टैक्स अगर आपकी इनकम पर काटा जा रहा है, आपकी इनकम अगर टोटल उस स्लैब से कम है जिस पर इनकम टैक्स लगता है, तो जितना भी टैक्स आपके अकाउंट से कटा होगा वो वापस आ जाएगा। और नहीं है, मान लीजिए कि सरकार ने 5 लाख का एक स्लैब फिक्स किया है, 5 लाख एनुअल इनकम से ज़्यादा वाले को टैक्स पे करना है, तो आपके अमाउंट से जितना भी टैक्स कटा होगा, टैक्स का पैसा जितना भी कटा होगा, उसमें से जितना देनदारी बनता है वो टैक्स सरकार को चला जाएगा। और जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो जो बचा हुआ पैसा वो वापस आ जाएगा आपके पास में। इसका मतलब ये है कि देनदारी जिस पर थी वही व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है। आपके ऊपर देनदारी थी, आपने टैक्स पे किया। सेकंड चीज़ है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जब चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उस समय पे देनदारी थी कंपनी की। कंपनी क्योंकि उत्पादन कर रही है वस्तु का, सेवाओं का, तो उनकी देनदारी थी टैक्स पे करने की। लेकिन उसने क्या किया, टैक्स को चीज़ के प्राइस में ही इंक्लूड करना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई भी सामान खरीदेंगे ना तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। अब वो टैक्स का पैसा कायदे से फैक्ट्री को पे करना था, कंपनी को पे करना था, लेकिन अंतिम रूप से उसको कहाँ जोड़ दिए उन्होंने, MRP में। MRP में ऐड कर दिए, मतलब अंतिम रूप से वो पैसा आपकी जेब से जा रहा है। देनदारी थी फैक्ट्री की या कंपनी ओनर की, लेकिन पे कौन कर रहा है, हम पे कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है ये कराघात कहीं और था, करापात कहीं और है। पे किसी और को करना था, पे कोई और कर रहा है। फैक्ट्री नहीं दिया होगा, फैक्ट्री ने जो दिया होगा उसको, उस पैसे को उसने कीमत में ही इंक्लूड करना शुरू कर दिया। हाँ, अंतिम रूप से वो टैक्स का पैसा शुरुआत में तो हो सकता है उसने पे कर दिया है, लेकिन वो उस टैक्स के पैसे को भी इस कीमत में इंक्लूड करते जा रहा है। और अंतिम रूप से देखा जाए तो डायरेक्टली तो वो पे कर रहा है सरकार को, लेकिन इनडायरेक्टली हम कंपनी के उस सामान को खरीदने के लिए पे कर रहे हैं, है ना। जब हम बाद में ही सही, पर हम जो पैसा पे कर रहे हैं उसके माध्यम से अपने टैक्स की रिकवरी कर ले रहे हैं, कंपनी ऑनर या फैक्ट्री ऑनर जो भी सामान बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, टैक्स वो अपने हिसाब से पे कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन उस टैक्स के पैसे को उसने सामान के खर्च में ही जोड़ा और अंतिम रूप से उसने MRP में ही टैक्स का जो मूल्य है उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, वस्तु का प्राइस बढ़ गया होगा और वो बढ़ा हुआ प्राइस कौन पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। अगर सारी चीज़ें भारत में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही हैं, अगर उनका उत्पादन भारत में नहीं हो रहा है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में विदेशों से आयात करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, सामान। हम जाए तो मतलब तो हमारे जाने आने पे भी टैक्स लगेगा, ऐसा सोच रहे हो? नहीं, हाँ, वो अलग चीज़ है। वो वीज़ा ले रहे हैं आप, या फिर आपके पास पासपोर्ट है कंट्री को पास करने का, इसीलिए आप दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन वो सीमा शुल्क का एग्जाम्पल नहीं है। ये सिर्फ वस्तु के लिए है। सीमा शुल्क में कोई भी वस्तु जो विदेशों से आयात की जा रही है या भारत से कोई वस्तु विदेशों को निर्यात की जा रही है, ऐसी स्थिति में ही सीमा शुल्क लगाया जाएगा उस वस्तु पर। और वो उस वस्तु का क्योंकि अब सीमा शुल्क लगाया गया है, ठीक है, अब वो सामान जो है, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये भारत में कोई चीज़ बेचने के लिए, मान लीजिए कोई
स्मार्टफोन, कोई मोबाइल बेचने वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये मोबाइल बेचने वाला व्यक्ति जो है वो चीन से आयात कर रहा है, चीन से इंपोर्ट कर रहा है। बड़े बड़े शिपमेंट में, कंटेनर में मोबाइल्स भर भर के आएंगे उसके पास में। जैसे ही भारत के पोर्ट पर वो शिप आएगा, उसको क्या पे करना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी, ठीक है। भारत की सीमा में प्रवेश किया इसलिए उसको सीमा शुल्क पे करना पड़ेगा। अब वो जो जितने भी मोबाइल्स पर उसने सीमा शुल्क पे किया है, शुरुआत में तो उसने पे कर दिया है, लेकिन बाद में क्या करेगा? मोबाइल का जो प्राइस है, मोबाइल का जो MRP है, उसी में क्या करेगा वो, ये जो टैक्स का पैसा इसने पे किया है वो टैक्स इंडिविजुअल मोबाइल में कितना बैठता है उसको कैलकुलेट करके मोबाइल के प्राइस में ऐड कर देगा। उसके बाद में मोबाइल पर नया लेबल लगाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस करके, ठीक। मतलब मोबाइल जितने में उसने चीन से खरीदा होगा उसमें जो भी टैक्स पे करने पड़े हैं, साथ में जो भी एक्स्ट्रा खर्च उसको पे करना पड़ा होगा, वहाँ से यहाँ तक लाने में ही उनको कुछ खर्च करना पड़ा, वो सारा चीज़ इंक्लूड करके अन्य खर्च सभी कुछ उसने इंक्लूड करके क्या किया होगा? उसको यहाँ पर फाइनल MRP का एक टैग लगा दिया होगा उसके ऊपर, ठीक है। मतलब जो भी खर्च उसको यहाँ से अंतिम व्यक्ति तक, दुकान तक पहुँचाने में जो भी खर्च था, सारा कुछ उसने इंक्लूड कर दिया और उसके बाद में फाइनल उस पर लेबलिंग कर दी, और वो जो लेबल है उसमें हम MRP देख रहे हैं, उसी के हिसाब से हमको पे करना पड़ेगा। तो पे करना था इस व्यक्ति को जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसने क्या किया? प्राइस में इंक्लूड कर दिया और बाद में हमसे वसूल रहा है वो पैसा। इसलिए भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर तब होता जब जिस पर लगाया गया था वही पे करता। मान लीजिए ये जो व्यक्ति है जो कहीं विदेशों से चीज़ें आयात कर रहा है, ये व्यक्ति वो टैक्स पे कर देता लेकिन MRP पे उसको इंक्लूड नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं कि वो डायरेक्ट टैक्स है, जिस पर लगाया गया था उसी ने पे कर दिया, ठीक है। चलिए, दोनों पे करते हैं, पर ये देखा जाएगा कि क्या ये व्यक्ति वसूल कर रहा है या नहीं कर रहा है कहीं से। अगर शुरू में तो मान लीजिए किसी को उधार देना है, आपको उधार देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करेंगे? किसी दोस्त से उधार लेकर के सामने वाले को उधार दे देंगे। लेकिन आप ये थोड़ी कहा जाएगा कि आपने उस दोस्त से उधार लिया, आप तो उसको पे करेंगे ही, अपने दोस्त को तो पे करेंगे ही, सामने वाले से वापस लेकर के उसको पे कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, इसको सरकार को पे करना था, शुरुआत में तो उसने अपने पैसा लगा दिया, ठीक है, क्योंकि उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, लेकिन बाद में तो उसने हमसे ही पैसा वसूला है, तो उसकी जेब से क्या गया? कुछ नहीं गया, हाँ, ठीक है। वहाँ से पैसा लेकर के फिर उसने सरकार को पे कर दिया, हमसे पैसा लेकर के सरकार को पे किया। शुरुआत में उसका अपना पैसा बस इन्वेस्ट हुआ था, वो तो रिकवर हो गया, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।